गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 4 का हम पढ़ रहे थे, उसका बेसिक थोड़ा और वापस देख लेते हैं जो स्टार्टिंग से हमने पढ़ा था। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चैप्टर नंबर 4 के अंदर स्टार्ट किया था हमने इंसुलेटर कंडक्टर से, उसके बाद फ्री एंड बाउंड चार्जेस का देखा था, डाइलेक्ट्रिक देखा था, डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स देखा था, फिर डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट शो करते हैं उसी के बेस पे हमने एक डेफिनेशन बनाई थी पोलराइजेशन के बाद में हमने देखा था कि कैपेसिटेंस क्या होता है और स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है, उसका फॉर्मूला हमने बनाया था। और उस फॉर्मूले के बेस पे हमने देखा था कि अगर अर्थ को एक कंडक्टर मान ले और फिर उसका हमने कैपेसिटेंस निकाला था कि उसका कैपेसिटेंस कितना हो सकता है, तो उसका कैपेसिटेंस हमने निकाला था तो 711 माइक्रोफेरेड के आसपास हमको मिला था। उसके बाद हमने एक डिवाइस इंट्रोड्यूस की थी जिसको हमने नाम दिया था कैपेसिटर, और उस कैपेसिटर के अंदर हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ी थी, और उसके बाद उसका प्रिंसिपल हमने देखा था। तो इन सारी चीजों को एक बार फिर से देख लो। हमने चैप्टर 4 के अंदर स्टार्टिंग कर ली थी, चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 का नाम था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब इस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के अंदर जो हमने सबसे पहले नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था उसके अंदर देखा था कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, फ्री एंड बाउंड चार्जेस क्या होता है। ये आपने पहले भी पढ़ लिए है चुके हैं और इसको वापस देखने से कोई मतलब है नहीं। कंडक्टर क्या होता है पता है, इंसुलेटर क्या होता है पता है, फ्री बाउंड चार्जेस दोनों आपको पता है। उसके बाद एक और नया टॉपिक अंदर देखा था डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इसको एक और बार देख लो, ठीक है, ये क्योंकि ये पहली बार आया डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस? तो हमने देखा था कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्ट नहीं करते हैं लेकिन अपना इफेक्ट शो करते हैं जब भी इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, पर ये अपना इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं कब? जब इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। बट शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम इनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब भी इन्हें किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, बट शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये अपना एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं कब? व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये अपना एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन रियल में ये किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बट शो द इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, उनको हमने नाम दे दिया डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। कितने टाइप के होते हैं जिसके अंदर हमने देखा था ये दो टाइप के होते हैं, पोलर और दूसरे पर नाम दिया था नॉन पोलर। एक पोलर टाइप के होते हैं और एक नॉन पोलर टाइप के होते हैं, ठीक है। पोलर कौन से थे? पोलर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से थे? जिसके अंदर पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर दोनों किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो, दोनों एक जगह पे नहीं हो। मान लो एक मॉलिक्यूल से उसके अंदर ये पॉजिटिव का सेंटर और ये उसी के अंदर ये नेगेटिव का सेंटर, ये दोनों सेंटर कैसे हैं? कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं, अलग अलग हैं, दोनों एक साथ नहीं है, सेपरेट है, जिसको हमने नाम दिया था पोलर के अंदर। इस तरह के मॉलिक्यूल्स, इस तरह के सब्सटेंस इसके अंदर आते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर। और कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, ठीक। पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पर हो, उसको हमने नाम दिया था नॉन पोलर। और जिसके अंदर पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर कुछ डिस्टेंस पे, उसको हमने नाम दिया था पोलर, ठीक है। दो टाइप बताए थे हमने, पोलर और नॉन पोलर। अगर इसको देखें तो इन मॉलिक्यूल्स के पास अपना एक डायपोल होगा। इन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? मॉलिक्यूल्स की। ये भी मैंने बताया था मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा? डायपोल बनाते हैं ये मॉलिक्यूल्स। डायपोल बनाएंगे तो इनका क्या होगा? एक पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट होगा।
लेकिन इन डायपोल मोमेंट का अरेंजमेंट जो होता है वो कैसा होता है? रैंडम अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब सारे डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन नहीं होती, सबकी अलग अलग डायरेक्शन होती है, इसलिए इन सारे सबके डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएंगे? कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देंगे तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा? तो नेट डायपोल मोमेंट पूरे मटेरियल का कितना हो जाएगा? तो जीरो। पूरे मटेरियल का नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। उसी तरह से नॉन पोलर के अंदर देखते हैं, तो नॉन पोलर के अंदर तो डायपोल है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, तो डायपोल होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट इनका भी कितना हो जाएगा? जीरो। नेट डायपोल मोमेंट इनका भी जीरो हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स के पास भी क्या होगा? डायपोल मोमेंट है ही नहीं, नेट डायपोल मोमेंट इनका ऑलरेडी जीरो ही होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनके मॉलिक्यूल्स के पास डायपोल नहीं होता, डायपोल बनाते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कुछ पोलर और नॉन पोलर के अंदर डिफरेंस देखा था। पोलर जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर सेपरेट हो, ठीक है, उसको हमने कहा था पोलर, और जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट नहीं हो, दोनों एक ही पॉइंट पे हो, उसको हमने कहा था नॉन पोलर। इनके मॉलिक्यूल्स डायपोल बनाते हैं, दिख रहा है डायपोल प्लस माइनस, डायपोल मोमेंट बनेगा माइनस से प्लस, लेकिन सर जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सब के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग होगी। तो रैंडमली अरेंजमेंट होगा, रैंडमली डायरेक्शन होगी, तो सारे डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट पूरे मटेरियल का निकालेंगे, मटेरियल का, तो वो कितना होगा? जीरो। मॉलिक्यूल्स के पास तो होगा, लेकिन पूरे मटेरियल का जीरो होगा। उसी तरह से इसकी बात करते हैं नॉन पोलर के अंदर, तो यहाँ तो इनके मॉलिक्यूल्स के पास डायपोल ही नहीं होता है, डायपोल मोमेंट होगा ही नहीं, और नेट ऑलरेडी जीरो होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने देखी थी। उसके बाद एक और पॉइंट देखा था इसके अंदर कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड में इफेक्ट कैसा होता है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इफेक्ट कैसा होता है, ये हमने देखा था। तो सबसे पहले हमने एक मटेरियल लेते हैं, और वो मटेरियल कौन सा ले लेते हैं? पोलर। ये पोलर को ले लिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया नॉन पोलर। ठीक है, अब पोलर मटेरियल ये बना रहा पोलर, ये इसमें प्लस माइनस किसी मॉलिक्यूल्स का बना दिया, कोई मॉलिक्यूल्स बना दिया, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर ये डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के माइनस से प्लस। उसी तरह से एक यहाँ पर बना दिया प्लस से माइनस, एक यहाँ पर बना दिया माइनस से प्लस। ये रैंडमली इनका अरेंजमेंट होता है डायपोल मोमेंट का, मॉलिक्यूल्स के डायपोल मोमेंट का। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से। तो ये सबके डायपोल मोमेंट तो हैं, लेकिन सारे डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। जैसे ये माइनस से प्लस है, तो इसको ये माइनस से प्लस वाला ये एक दूसरे कैंसिल कर रहा है, ये माइनस से प्लस, 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 इस तरह से सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पर टोटल नेट कितना हो जाएगा? जीरो। नेट डायपोल मोमेंट उस पूरे का निकालेंगे, नेट। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स के पास तो है डायपोल मोमेंट, लेकिन पूरे का टोटल निकालेंगे तो वो कितना मिलेगा? जीरो, क्योंकि कैंसिल कर रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ, तो ये एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं, ये एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट इसका कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसी तरह से पोलर बनाते हैं, ये पोलर बना दिया अपन ने, ये पोलर के अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब इसके अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक पॉइंट पे है, तो इनके डायपोल मोमेंट बन ही नहीं रहे, डायपोल ही नहीं है, डायपोल मोमेंट कहाँ से बनेगा? ठीक है, ये बना दिए नॉन पोलर और ये पोलर। अब इसको हमको रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव। ठीक है, ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। अब जैसे ही मैंने पोलर को यहाँ रखा, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब भी इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, इसलिए इनका नाम क्या रखा था? डाई इलेक्ट्रिक। अब ये कैसे शो करेंगे? तो ये सब अपने आप को अरेंज करेंगे, इनके जो डायपोल मोमेंट है वो अरेंज हो जाएंगे, सारे डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव प्लेट है वहां पर डायपोल मोमेंट का नेगेटिव आएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव। उस तरह से यहाँ पर एक अरेंज होगा, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ये वापस प्लस, ये प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और ये प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस। इस तरह से ये अरेंजमेंट होगी। इसके नीचे भी मॉलिक्यूल्स अरेंज होते जाएंगे, माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से पूरा अरेंजमेंट चलता जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके नीचे भी इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो सबके डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस, डायपोल मोमेंट सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब इनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ये कुछ नेट डायपोल मोमेंट को इंड्यूस करेंगे, तो इंड्यूस्ड नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट। और यही अपना इफेक्ट शो करे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कि इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तीनों ने अपना खुद का एक नेट डायपोल मोमेंट बनाया। ठीक है, इन्होंने नेट डायपोल बनाया, इसलिए इसके आगे वर्ड लगा दिया इंड्यूस्ड। ठीक है, इंड्यूस्ड नेट डायपोल मोमेंट, पहले कितना था, जीरो, अब जीरो नहीं है। अब इन्होंने नेट डायपोल मोमेंट बनाया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, प्लस से माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बनाया। और ये नेट डायपोल मोमेंट किसकी डायरेक्शन में बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बनाया। सेम इफेक्ट कौन शो करते हैं, नॉन पोलर। लेकिन ये इफेक्ट शो करने से पहले इसके अंदर एक प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन होगा। ये प्लस वाला और माइनस वाला सेपरेट होके अलग हो जाएंगे, ये प्लस माइनस अलग होंगे, ये प्लस माइनस अलग होंगे, ये प्लस माइनस सेपरेट होके फिर अरेंज होंगे। इसमें डायरेक्टली अरेंज हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन है। इसके अंदर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के सेक्टर एक ही पॉइंट पे हैं, तो पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होंगे, सेपरेट होने के बाद अरेंज हो जाएंगे, और अरेंज पूरे इसी तरह से हो जाएंगे। तो ये भी क्या होंगे, नॉन पोलर भी एक इंड्यूस नेट डायपोल मोमेंट बनाएंगे। ठीक है, ये इंड्यूस नेट डायपोल मोमेंट का जो बनना होता है, ठीक है, जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये अपना एक नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था पोलराइजेशन। क्या नाम दिया था, पोलराइजेशन। जब भी पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये अपना एक नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था पोलराइजेशन। यहां तक हमने देख लिया था। अब देखो उसके बाद अपन ने देखा था कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, उसके बाद कैपेसिटर पढ़ा था। कैपेसिटेंस क्या होता है, तो हमने देखा था कि हमने एक कंडक्टर लिया, और इस कंडक्टर के अंदर किसको भरते जाना है, चार्ज को भरते जाना है। जैसे किसी कंडक्टर को अंदर हम चार्ज भरते जाते हैं, इस तरह से इस चार्ज को भरते जाना है, तो क्या बढ़ता जाएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। पहले एक चार्ज आया, कुछ पोटेंशियल बना, फिर दूसरा चार्ज लेके आया, पोटेंशियल बढ़ता गया, तीन चार्ज लेके आया, पोटेंशियल बढ़ता गया। इस तरह से जैसे जैसे चार्ज को भरते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो हमने लिखा Q प्रोपोर्शनल टू V, Q प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनल हटाना है तो Q इक्वल टू C डॉट V, Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, C डॉट V। और यहाँ जो C कांस्टेंट है उसको हमने नाम दिया था कैपेसिटेंस। इसको हमने नाम क्या दिया था, कैपेसिटेंस। C इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन V। कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या नाम दिया था, C इक्वल टू Q अपॉन V। इसका मतलब पर यूनिट वोल्टेज अगर हमें बढ़ाना है तो जितना चार्ज देंगे, पर यूनिट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए जितना चार्ज देना पड़ेगा वो भी इसके किसके बराबर हो जाएगा, कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा। फिर इसकी यूनिट देखी थी, तो यूनिट हमने देखी थी फेराड, और इस फेराड का सिंबल हमने देखा था कैपिटल F। और यहाँ से इसकी यूनिट बनाई थी तो Q अपन V ये हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। और इस कूलम पर वोल्ट को फेराड भी बोलते हैं, लेकिन हम यूनिट यूज करेंगे फेराड कैपिटल F। इसके कन्वर्जन देखे थे फेराड के माइक्रो, मिली। ठीक है, उसके बाद और क्या देखा था इसके अंदर, तो हमने इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाया था कि अगर हम इसकी एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लें, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर, तो इस स्फेरिकल वापिस देख लो इसको, स्फेरिकल कंडक्टर से बाकी था अपना। ठीक है, यहाँ से हमने फॉर्मूला देखा था C इक्वल टू Q अपन V, ये फॉर्मूला देखा था। ठीक है, अब हम एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर, और इस स्फेरिकल कंडक्टर का हमको कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस।
तो ये हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, उसकी रेडियस कितनी मान ली r, और उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिए, ये पॉजिटिव चार्जेस, कितना चार्ज दिया q। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना तो c इक्वल टू कितना आता है q अपॉन v, इस v की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा c इक्वल टू q अपॉन v, कितना आता है k q अपॉन r, k q अपॉन r, q से q कैंसिल, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा r अपॉन k, और k की वैल्यू रखेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन k, k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन k कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो यहां से हमको क्या पता चला कि कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। अगर कैपेसिटेंस हमको बढ़ाना है टू इंक्रीज कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो किसको बढ़ाना पड़ेगा, रेडियस। और कैपेसिटेंस क्यों बढ़ाना चाहते हैं अपन, तो कैपेसिटेंस इसलिए बढ़ाना चाहते हैं टू स्टोर चार्ज, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को हम स्टोर कर सके, क्योंकि कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। ठीक है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, अगर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट चार्ज को स्टोर करना है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करना है तो कैपेसिटेंस इसको बढ़ाना पड़ेगा। और इस फॉर्मूले से हमने देखा कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो रेडियस को बढ़ा दे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो किसी कंडक्टर की अगर हम रेडियस बढ़ा दे, कौन सा कंडक्टर, स्फेरिकल, सबसे बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर कौन सा होता है, हमने मान लिया कि अर्थ की बात कर लेते हैं कि अर्थ से बड़ा कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो नहीं सकता, तो अर्थ ले लिया और इस अर्थ का हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया कि इसका कैपेसिटेंस कितना अधिकतम मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो हमने देखा ये हमको कितना मिला 711 into 10⁻⁶ फेरेड, जो पूरा 1 फेरेड के बराबर भी नहीं है, ये पूरा 1 फेरेड के बराबर भी नहीं है, ये पूरा 1 फेरेड भी नहीं है, -6 फेरेड है। ठीक है, मतलब 1 फेरेड से भी काफी छोटा है, जबकि कंडक्टर की जो साइज है, स्फेरिकल कंडक्टर है, वो हमने सबसे बड़ा, सबसे लार्ज साइज का लिया था, अर्थ के बराबर। इसकी रेडियस कितनी बराबर ले ली, 6.4 × 10⁶ मीटर, इतनी रेडियस का हमने कंडक्टर लिया, फिर भी इसकी कैपेसिटी बहुत ही कम है। इसका मतलब अगर हम ये वाला मेथड यूज करें कि अगर हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो हम रेडियस को बढ़ाएं, तो इतनी अगर हम रेडियस ले ले 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, इतनी बड़ी रेडियस ले ले, फिर भी उसको हमको कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, 711 × 10⁻⁶, जो बहुत ही छोटा है। और इतना बड़ा कंडक्टर यूज करना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, अगर हमें किसी चार्ज को स्टोर करना है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए हम रेडियस बढ़ा दें, और इतना बड़ा रेडियस का कंडक्टर यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये वाला मेथड तो काम में नहीं लेना, रेडियस बढ़ाने वाला मेथड तो हमारे काम का नहीं है। हम बढ़ाना चाहते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास दूसरा मेथड है, C इक्वल टू अपना फॉर्मूला था Q/V। अगर हम इस पोटेंशियल को नहीं बढ़ने दें, पोटेंशियल को कम कर दे, तो कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं चार्ज बढ़ता जा रहा हूँ किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, चार्ज को मैं बढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन चार्ज बढ़ने पर उसका पोटेंशियल नहीं बढ़े, पोटेंशियल उसका बहुत ही कम बढ़े या नहीं बढ़े, तो उसका कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है। देखो कैसे, लेकिन इसमें ध्यान रखना है, अगर ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं तो उसकी रेडियस और साइज और शेप नहीं बढ़ना चाहिए। देखो अब इंट्रोड्यूस करते हैं अपन कैपेसिटर को। हमने एक कैपेसिटर बनाया था, देखो सबसे पहले देखो कैपेसिटर, कैपेसिटर डिवाइस है, क्या काम करती है, तो ये किसको बढ़ाती है, कैपेसिटेंस को बढ़ाती है। इसको बढ़ाने का काम आती है कैपेसिटेंस को, कैसे बढ़ाती है, पोटेंशियल को रिड्यूस करके, पोटेंशियल को कम करके। ये पोटेंशियल को कम कर देगी डिवाइस, जिससे कंडक्टर के पोटेंशियल को कम कर देगी, जिससे इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। लेकिन एक और काम करती है, साइज और शेप को बढ़ने नहीं देती, साइज और शेप को हमें बढ़ने नहीं देना, क्योंकि साइज और शेप को बढ़ने दिया तो फिर वो बहुत ही बड़ा कंडक्टर हो जाएगा, और उस बड़े कंडक्टर का यूज करना हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो उसका पोटेंशियल हमने कम कर दिया, साइज और शेप बढ़ाए बिना। ऐसी जो डिवाइस
जो हमारे काम करती है, कैपेसिटेंस को बढ़ाने का काम करती है, पोटेंशियल को कम करके साइज और शेप को बढ़ाए बिना, उस डिवाइस का हमने नाम दिया कैपेसिटर। क्या नाम दिया? कैपेसिटर। देखो कैसे काम करती है, हमने एक प्लेट ले ली, ये प्लेट है, उसको हमने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव दे सकते थे उतना दे लिया, और मान लो इसका पोटेंशियल कुछ बढ़ गया, और बढ़ के कितना हो गया, मान लो इसका पोटेंशियल हो गया 100 वोल्ट, ये इसका मैक्सिमम पोटेंशियल है। अब इससे ज्यादा पोटेंशियल इसका बढ़ेगा नहीं, इससे ज्यादा इसके अंदर चार्ज भर नहीं सकते, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा, ये कैपेसिटी इसकी लिमिट जो थी वो पूरी हो गई। अब इसके पास हम एक दूसरी प्लेट लेकर आए, प्लेट बी, और ये प्लेट बी कैसी है, अनचार्ज प्लेट। कैसी प्लेट है? अनचार्ज प्लेट। अब प्रोसेस कौन सा होगा, ये अनचार्ज प्लेट है, प्रोसेस कौन सा होगा, इंडक्शन। प्रोसेस कौन सा होगा, इंडक्शन। ड्यू टू इंडक्शन, इस इंडक्शन प्रोसेस की वजह से प्लेट बी की इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और प्लेट बी की आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ड्यू टू इंडक्शन। अब देखो ये क्या होंगे, ये जो माइनस है वो प्लेट ए पे क्या बनेगा, पोटेंशियल, ये जो पॉजिटिव है वो भी प्लेट ए पे क्या बनेगा, पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज भी प्लेट ए पे पोटेंशियल बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये भी प्लेट ए पे पोटेंशियल बनाएगा, ये पॉजिटिव भी प्लेट ए पे पोटेंशियल बनाएगा। लेकिन कौन सा चार्ज प्लेट ए के पास है, तो नेगेटिव पास है, पॉजिटिव थोड़ा डिस्टेंस पे है, नेगेटिव पास है तो नेगेटिव का पोटेंशियल बड़ा होगा, और पॉजिटिव थोड़ा दूर है तो पॉजिटिव का पोटेंशियल थोड़ा छोटा होगा। ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये नेगेटिव पास में, इसने मान लो पोटेंशियल बनाया 60, इसने बनाया 40, ये पॉजिटिव है, इसका प्लस का, इसका माइनस का, ठीक है। अब ये दोनों पोटेंशियल कहाँ बन रहे हैं, प्लेट ए पे। पहले ऑलरेडी प्लेट ए पे पोटेंशियल कितना मान लिया था हमने, माना कितना था, 100 मान लिया था। अब उसके अंदर ये 60 भी ऐड हो रहा है और ये 40 भी ऐड हो रहा है, टोटल हमने देखा पोटेंशियल कितना हो गया, तो टोटल पोटेंशियल देखो इसका कितना हो गया, 100 माइनस 60 कितना बचा, 40, 40 प्लस 40 कितना हो गया, 80। क्या इसका पोटेंशियल कम हुआ, पहले 100 था अब कितना हो गया, 80। इसका मतलब इसका पोटेंशियल तो कम हुआ, थोड़ा सा भी रिडक्शन हुआ, लेकिन रिडक्शन हुआ, पोटेंशियल कम हुआ, मतलब इसका कैपेसिटेंस थोड़ा बहुत बढ़ गया। हम चाहते हैं इसका पोटेंशियल और ज्यादा कम हो जाए, ताकि कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा हम इसका बढ़ा सके। अब और ज्यादा पोटेंशियल कम करना है तो इन दोनों चार्ज को देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा कौन सा चार्ज है जो पोटेंशियल को कम कर रहा है, तो -60 तो पोटेंशियल को कम कर रहा है प्लेट ए के, जबकि +40 जो है ये प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाने का काम कर रहा है। अगर इस +40 को मैं हटा दूं, इस नेगेटिव चार्ज को हटा दिया जाए, तो प्लेट बी पे कौन से बचेंगे, सिर्फ नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या करेंगे, प्लेट ए के पोटेंशियल को कम करेंगे, और प्लेट ए का पोटेंशियल जो 80 कम हुआ था वो 80 से कम होकर और कितना हो जाएगा, 40, जो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और जैसे ही पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम हुआ, कैपेसिटेंस इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमने इस प्लेट ए की आउटर सरफेस को किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से, और इस प्रोसेस का नाम क्या दे दिया, अर्थिंग। इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट करते ही सारे जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो सारे कहाँ चले गए, अर्थ के अंदर। अब प्लेट बी पर कौन सा चार्ज बचा, सिर्फ नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को कम कर देगा, और इस प्लेट ए के पोटेंशियल कम होने की वजह से इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्या प्लेटों की साइज और शेप हमने बढ़ाया, प्लेटों की साइज और शेप हमने नहीं बढ़ाया, उसके पोटेंशियल को हमने कम किया, जिससे उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। ये जो डिवाइस है उसको हमने नाम दिया कैपेसिटर, और ये जो कैपेसिटर है उसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट की साइज और शेप के हिसाब से अलग अलग टाइप के कैपेसिटर होते हैं। हमको जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर भी होता है, ठीक है। तो ये दो प्लेट हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए हमने इसका नाम दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका सिंबल सर्किट के अंदर जब यूज करेंगे तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से यूज करेंगे। ये हमने जोड़ दिया इसको बैटरी से, प्लस माइनस, और ये मैंने बना दिया एक सर्किट का सिंबल कैपेसिटर का। दो प्लेट है पैरेलल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, ठीक है। यहां तक हमने इसको देख लिया था। चलिए इसके बाद का टॉपिक हम स्टार्ट करते, इतना हमने पढ़ लिया था पहले के 2 वीडियोस के अंदर, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली था। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो आज का टॉपिक है अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का एक टाइप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब दो
प्लेटें लें, दोनों प्लेट एक दूसरे के कैसी हो, पैरेलल, उन प्लेटों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, डिस्टेंस हमने मान लिया d, तो उससे जो कैपेसिटर बनता है दो पैरेलल प्लेट से मिलकर, उसको हमने नाम दे दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये प्लेट ए, ये प्लेट बी, ठीक है। इन दोनों प्लेटों को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। जैसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो प्लेट ए की इनर सरफेस पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि सारा पॉजिटिव पहले आउटर और इनर दोनों सरफेस पे था, लेकिन अट्रैक्ट हो रहा है, दो प्लेट है, अट्रैक्ट होकर सारा पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, इनर सरफेस पे। और ड्यू टू इंडक्शन प्लेट बी की इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव था, लेकिन सारे पॉजिटिव को हमने बैटरी अर्थिंग कर दिया, जिसकी वजह से सारा पॉजिटिव कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर। अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप होता है, जिसपे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज। इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने कितना मान लिया, सिग्मा, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं, डी, ठीक है। तो लैंग्वेज लिखते हैं इसकी, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर connected with a battery then plus q and minus q charge developed on plate A and plate B। प्लेट ए पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू, प्लेट बी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू। स्मॉल क्या डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब दोनों प्लेटों के बीच में हमको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस सी। ये कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो और किस पे डिपेंड करता है, इसका एक और फॉर्मूला हमको बनाना है, ठीक है। कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो हमने ये डी डिफाइन कर दिया, सिग्मा डिफाइन कर दिया, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाली प्लेट है और ये नेगेटिव वाली प्लेट है। अब यहाँ पर जो लेयर बन रही है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक सिंगल लेयर बन रही है। ये पॉजिटिव की एक सिंगल लेयर और ये नेगेटिव की एक सिंगल लेयर। इसका मतलब ये शीट की तरह काम कर रहा है। पॉजिटिव की एक पूरी सिंगल लेयर, नेगेटिव की एक पूरी सिंगल लेयर, ये प्लेट ए और ये प्लेट बी। अब दोनों के बीच में सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा दोनों प्लेट के बीच में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम निकालते हैं। तो ये प्लस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बनाना आती है, पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन। ये प्लस वाले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। ये कितना हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये एरो बना दिया, इसको मैंने नाम दे दिया ई ए। उसी तरह से माइनस जो प्लेट है, माइनस वाली जो पूरी शीट है, लेयर है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, टुवर्ड द चार्जेस। तो ये हो जाएगा ई बी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएंगे, ई ए प्लस ई बी। अब ई ए कितना होगा, ई ए कितना हो जाएगा, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन, दो फॉर्मूले होते हैं, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर चार्जेस की एक सिंगल लेयर है, ये पूरी नेगेटिव की भी एक सिंगल लेयर है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट शीट वाला प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates कितना हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल E इक्वल टू, यहाँ पर एक और चीज डिफाइन करना रह गया, यहाँ डिफाइन करना एक और है, कैपिटल A, एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, डायमेंशन हम देखते हैं इसकी कि क्या कैपेसिटेंस इसकी डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। प्लेट का एरिया है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस है, प्लेट के बीच का कोई मटेरियल हम चेंज कर दे। अभी हमारे पास जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, यहाँ पे कौन सा मीडियम है, एयर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
डी डिस्टेंस होगी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ए एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखा हमने कि दोनों प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक ने कितना बनाया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, बी ने कितना बनाया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दोनों का जुड़ गया क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक है, ये पहले अपन कर चुके हैं इसलिए बार-बार बताने की जरूरत नहीं पड़े। दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू रखे तो सिग्मा होता है Q अपॉन है, ये भी पहले अपन ने पढ़ लिया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर इस वाले प्लेट पे चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसका इस पे चार्ज कितना है प्लस Q, इस पे भी कितना है माइनस Q, दोनों का मैग्नेटिक सेम है Q डिवाइड बाय इन दोनों प्लेट जो है वो सेम एरिया की है। दोनों प्लेट का एरिया कितना है, पहली प्लेट का एरिया है, दूसरी का भी कितना है तो प्लेट का एरिया कितना हो गया ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका नाम है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, कैपेसिटेंस या फिर एक बार पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल, क्योंकि कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल V इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितनी है D, और दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा पोटेंशियल, तो अपना V इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल हमको निकालना था, पोटेंशियल हमने निकाल दिया। अब निकालेंगे कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस अपना होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। हमें V की वैल्यू चाहिए थी, अगर V की वैल्यू मिल जाती है तो डायरेक्ट पुट करेंगे V की वैल्यू, कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो ये सब अपन ने किसके लिए किया, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उसके लिए पहले कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया, पोटेंशियल निकाला, और इस पोटेंशियल को हम लिखेंगे कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में। तो C इक्वल टू Q अपॉन V कितना है Q इंटू D, Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो Q से Q कैंसिल, हाँ C इक्वल टू कितना आ गया था Q अपॉन Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू रखी थी अपन ने पोटेंशियल की, Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल टू कितना हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये अपने पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमको मिला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये डायमेंशन के फॉर्म में मिला, ठीक है, मतलब इसके अंदर फॉर्मूले में एरिया भी है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस भी है, प्लेट का एरिया भी है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस भी है, और मीडियम भी है। इसका मतलब मीडियम, अगर मैं इसकी जगह कोई और मीडियम एयर को अगर रिप्लेस कर दूं किसी और मीडियम से, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कोई भी सब्सटेंस मैंने डाल दिया, मीडियम को चेंज कर दिया, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना ले लो एप्सिलॉन r है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मीडियम की प्रेजेंस में कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का Cm इक्वल टू A अपॉन D एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और किस पे डिपेंड करता है तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ाने पर, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस अगर मैं बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस उसका कम हो जाएगा। तो ये अपना टॉपिक जो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीट, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से उतार लो और फिर इसका रिवाइज कर लेना इसको अच्छे से।